तो Okay. हेलो रोमा, हाउ आर यू? कैसा चल रहा है? I एग्जाम्स am very कैसे एकदम हुए? प्रीलिम्स अभी थे ना फर्स्ट अभी? ईयर। हाँ, अभी जस्ट प्रीलिम्स हुए, ठीक थे। रिजल्ट्स भी आए, पास हो गए सब में। हाँ, अभी यूनिवर्सिटी अगस्त में है, यूनिवर्सिटी तो एग्जाम्स। प्रिपेयरिंग कर रहा गुड रोमा। ठीक है, तो रोमा थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि मतलब कैसे यू स्टार्टेड योर नीट की जर्नी। हूँ। तो कैसे जर्नी स्टार्ट किया? पहले तो 10th तक मेरे को बायोलॉजी ये सब्जेक्ट काफी पसंद था, मतलब मैथ्स भी पसंद था, बायो भी पसंद था। बट बायो कुछ ज्यादा पसंद था और सोचा था कि दोनों करूंगी साथ में, बट काफी लोगों की एडवाइस थी कि दोनों साथ में होता नहीं है। देन आई डिसाइडेड कि मेरे को बायो लेना है, फिर पीसीबी लिया। अभी भी ऐसा क्लियर नहीं था कि नीट करना है, बट देन देखा, चीजें एक्सप्लोर करी तो अंडरस्टूड कि दिस लुक्स लाइक अ ग्रेट ऑप्शन। बट चीजें 11th 12th में उतनी सही नहीं थी, कोविड था। और नीट से एक महीने पहले एग्जैक्टली मेरी तबीयत भी बहुत खराब हो चुकी थी। और काफी सारे रीजन रहे। आई एक्चुअली डोंट लाइक गिविंग एक्सक्यूजेस, बट फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, सही नहीं रहा है। तो रोमा कुछ मतलब बहुत सारे बच्चों का ना ये क्वेश्चन रहता है कि हम मैम बोर्ड के साथ नीट के एग्जाम्स को कैसे मैनेज करें। तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने कैसे नीट और बोर्ड को साथ में लेके पढ़ाई करी। ओके, तो मैम अगर सीबीएसई बोर्ड का देखो और नीट का सिलेबस देखो तो वो सेम ही है। तो अगर मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, मैंने भी यही करा है, मैंने साल भर नीट की ही पढ़ाई करी है। हमारे मार्च में बोर्ड्स थे, तो पूरा दिसंबर ऑलमोस्ट पूरा जैन तक मैंने बस नीट की ही तैयारी करी है, मतलब एमसीक्यू सॉल्व करे हैं, वैसे ही टेस्ट पेपर्स दिए। बट जब बोर्ड्स पास में आने लगे तब मैंने बोर्ड के पैटर्न वाले पेपर सॉल्व करना चालू किया। तो मतलब एक लिखने का तरीका भी है जो आना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड तक हम थियोरी पेपर्स पे फोकस कर रहे होते हैं, वैसा तरीका में आता है, बट देन हम एकदम एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाते हैं, तो वो थियोरी लिखने वाला थोड़ा टच छूट जाता है। So from Jan onwards, I started preparing for boards. I started reading even physics chemistry का theory मैंने तभी पढ़ना चालू किया because वो लिखना था पेपर में। तो Jan onwards अगर मार्च में बोर्ड्स है तो you should start preparing the board pattern वाले question. That's what I did and that's what I would suggest. मतलब तो मतलब थोड़ा सा समराइज मैं करूँ तो आपको बोर्ड की तैयारी के लिए जैसे ही बोर्ड पास आने लगे तो प्रीवियस ईयर की किताब ले लो और उसके क्वेश्चंस सॉल्व करने लग जाओ, पहली चीज़। दूसरा एनसीईआरटी जैसे तुमने कहा जो कि बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना, लाइनें बार बार पढ़ना, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना नीट में तो हेल्प करते ही हैं, साथ में बोर्ड्स में जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस आंसर करने में हेल्प भी एनसीईआरटी बहुत करती है ना? और ऐसे कुछ बुक्स आती है जिसमें प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस दिए हाँ हुए होते हैं, हाँ मतलब हाँ पर्टिकुलर चैप्टर से। हाँ हाँ। तो वो एक बुक खरीद लो और उसके हिसाब से प्रिपेयर करो, दैट इज वेरी रिलायबल। मैंने तो यस, वही करा था और काफी हद तक मेरा वो से सॉर्ट हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रोमा कभी ऐसा हुआ था कि जैसे हमारा फोन हैंग कर जाता है तुम्हारा दिमाग ऐसे हैंग कर जाए पढ़ते पढ़ते कि समझ में ही नहीं आ रहा, इतनी पढ़ाई है करने को, इतना सब कुछ है करने को, और मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसकी वजह से तुम्हें मतलब बहुत चैलेंज फेस करना पड़े और मतलब ऐसे दिमाग बस हैंग हो गया कि बस अब बंद कर दो, नहीं चल रहा सिस्टम मेरा ना, अब नहीं हो ऐसा पाएगा। मतलब ऐसे साल भर तो नहीं था, बट जब नीट का टाइम बहुत पास आने लगा, मेरे ड्रॉप ईयर की बात है। और एंड का मतलब नीट अभी थी हमारी मई में, अराउंड मार्च का टाइम था, अभी मॉक पेपर चालू करने तो उससे पहले पूरा सिलेबस खत्म कर देना है। और मेरे केमिस्ट्री के काफी सारे चैप्टर्स बचे हुए थे, आपको भी पता है ये चीज। तो तभी मुझे वो अपनी कंडीशन याद ही नहीं करनी, इतनी बेकार कंडीशन थी। मैंने पूरा मतलब गिव अप टाइप ही कर दिया था कि नहीं होना मेरे से, अभी छोड़ देते हैं, साल भर अच्छा रहा है। बट वो पॉइंट था जब तो देने का मन करा। बट उस टाइम पे तो आपकी हेल्प रही है, टीचर्स की हेल्प रही है, उसके साथ ही साथ योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें भी मैंने लिटरली करी है, एंड आई थिंक दैट समवेयर हेल्प्स। तो बिल्कुल वैसी बिल्कुल। सिचुएशन आती है। मतलब फिजिकल एक्टिविटी पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। आप एक जगह पे बैठे रहोगे काफ़ी मोनोटनस हो जाता है, काफ़ी बोरिंग हो जाता है और फिर पढ़ने का हाँ, मन भी नहीं करता है, तो बिल्कुल फिजिकल अगर एक्टिविटी। मतलब मान लो दिन भर से बैठे हो जाता है। चलो अगर 9 बजे बैठे हो, मैं भी ऐसे बैठी थी, सुबह उठ के 9 बजे बैठे, पूरा दिन हो गया, 6 बज गए, 7 बज गए, तब तक पढ़ रहे हो, बट एक पॉइंट के बाद वो कंसंट्रेशन नहीं बनता है, मतलब हाँ इधर उधर देखना चालू हो जाता है, वो हो जाता है। तो आई
आई यूज्ड टू डू दिस। मैं अपने कुत्ते के साथ खेल लेती थी या बाहर जाके थोड़ा वॉक ले लेती थी, फिर नहा धो के फ्रेश होके एकदम बैठ जाना। दैट हैज टू डू। वो गुड। ट्रेन हो जाता है ये ब्रेन। होना चाहिए, ये रूटीन का पार्ट बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट था जो काफ़ी चैलेंजिंग था तुम्हारे लिए, और मतलब पूरा 2 साल उसने तुम्हें परेशान कर, इनफैक्ट तीसरा साल भी, 11th 12th के बाद जब तुमने ड्रॉप लिया, तो क्या कुछ चेंजेस तुमने अपनी पढ़ाई के पैटर्न में किए उस सब्जेक्ट को टैकल करने के लिए? मतलब क्या था वो सब्जेक्ट, क्या था, और कैसे तुमने उसे टैकल किया? तो मैं जब 11th 12th में थी ना, तब मैं ऐसे टॉपर्स के इंटरव्यू देखती थी, तो वो हमेशा कहते थे कि फिजिक्स उनका बेस्ट सब्जेक्ट रहा है, उनको स्टार्टिंग से मजे आते थे वो हाँ। करने में। पर मेरा 11th 12th फिजिक्स ने मुझे बहुत ट्रॉमा दिया, मतलब नहीं आती थी मेरे को, ना पसंद आती थी ना करने का मन करता था। तो जब जिस दिन मैंने ड्रॉप लिया ना, मैंने डिसाइड कर लिया था कि अभी फिजिक्स मेरी वजह से रोएगा, मैं नहीं रो रही फिजिक्स की वजह से। तो फिजिक्स तो मेरे को भी कभी समझ में नहीं आई, पता नहीं क्या ही सब्जेक्ट है नहीं, फिजिक्स। ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। मेरे को तो ड्रॉप लेना प्यार हो गया था फिजिक्स से। अच्छा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। बायो से भी मुझे अच्छी लगती है। हाँ। इनफैक्ट मैं आपको भी बताती हूँ, अभी जस्ट हमारे एनाटॉमी के पेपर्स दिखाए, तो उसमें मैम पेपर डिस्कस कर रही थी, तो रफ वर्क के लिए जो स्पेस दी जाती है ना, उसमें किसी बच्चे ने पूरे एसएचएम के इक्वेशंस लिख रखे थे। एमबीबीएस कर रहा है बच्चा और एसएचएम के इक्वेशन सॉल्व कर रहा है, मतलब सोचो किसको इतना प्यार हो सकता है उस हाँ। सब्जेक्ट से। इट इज दैट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। तो वैसा मेरी हमेशा से नहीं था। 11th मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी फिजिक्स, सबसे कम नंबर आते थे मेरे फिजिक्स में। तो ड्रॉप ईयर में मैंने ये ठान लिया था कि हर रोज फिजिक्स करूंगी। केमिस्ट्री चाहे एक दिन छूट जाए, बायो तो बायो मैंने थोड़ी दूरी रखी है ड्रॉप ईयर में, क्योंकि वो अच्छी थी। हाँ। पसंद है तो ज्यादा करो इज नॉट द हाँ। राइट हाँ। थिंग टू डू, ये मैंने रियलाइज कर लिया था तब हाँ। तक। तो फिजिक्स मैंने ड्रॉप ईयर में रोज करिए अंटिल एग्जाम से 2 महीने पहले। तब तक फिजिक्स काफी अच्छी हो गई थी, मतलब एक आध बार में मेरे 180 भी आ रखे हैं फिजिक्स में। केम नाइस में नाइस। शायद नहीं आए हैं, बट yes, physics was very bad, और again towards the end my favorite subject was physics. तो बस बेसिकली अगर किसी बच्चे का फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो नहीं पसंद उसे, या अच्छा स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट नहीं है उसकी पढ़ाई का, तो उसको उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। क्योंकि बच्चे ना यूजुअली ये चीज़ गड़बड़ कर जाते हैं कि भाई हमें जो आता है ना, हम वही मज़े मज़े में वही पढ़ते रहते हैं, और फिर एग्ज़ाम के टाइम मज़े मज़े की Yes. जगह मोए मोए हो जाता है हो उनका। जाता। तो मज़े तो कहाँ गए, फिर कहते हैं हमारे नंबर नहीं आए। अब कहाँ से आएंगे नंबर जब पूरा। ये गलतियां जनरली 11th स्टैंडर्ड के बच्चे करते हैं, क्योंकि उन्हें हम्म। पता नहीं होता है ठीक से कि क्या करना है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो हम वही करते रहते हैं जो हमें पसंद है। पर फिर पेपर लिखने की बारी आती है तो समझ वही, आता है। पेपर देते टाइम फिर एक उनको पता सब्जेक्ट, चलता है कि हाँ, ये तो आता ही नहीं था। एक सब्जेक्ट अभी छूट गया ना, उसका एक चैप्टर रह गया, तो आगे जाके उसके सारे चैप्टर्स रहने लग जाते हैं, फिर वो सब्जेक्ट ही तुम्हारा बुरा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारा कुछ पर्टिकुलर टाइम टेबल था जो तुम फॉलो करती थी, या रैंडमली मतलब जब जो मन करा वो पढ़ लिया? नहीं, ऐसा नहीं होता था, मतलब मेरा 11th 12th ऐसा था कि जब भी जो मन किया पढ़ लिया, अभी आज जो पढ़ाया वो पढ़ लिया। बट मेरा ड्रॉप ईयर काफी मैं स्पेसिफिक रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, कब पढ़ रही हूँ। हम्म। मतलब ऐसा नहीं कि दिन अलॉट कर लिए, बट ये था कि देखो दिन में कितना भी टाइम कम हो, फिजिक्स तो करनी है। उसके साथ ही साथ केमिस्ट्री का कोई चैप्टर चल रहा है, तो क्लास में वो खत्म होने से पहले मैं खत्म कर लूँ। तो मैं अपना एक मेरा डायरी होता था। पहले मेरा शेड्यूल ऐसे होता था कि इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है वो करना है, फिर एक आधा घंटा लेट हो गया तो पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है। तो मैंने वैसे शेड्यूल बनाना बंद कर दिया। मैंने टारगेट्स रखना चालू कर दिया कि चलो आज इसका सेक्शन ए सॉल्व करना है, ये करना है, वो करना है। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकली अचीवेबल टारगेट है, rather than वो टाइम लिखने वाला चीज। हम्म। तो मेरे क्या होता था, मेरे 10:45 से 3:45 तक क्लासेस होते थे, तो मैं उठती थी अराउंड 9 बजे, और क्लासेस जाने में मेरे को 1 डेढ़ घंटा लगता था, दूर रहती थी क्लासेस से। तो क्लासेस के बाद उधर ही बैठ के उस दिन जितना पढ़ा है पूरा पढ़ लेने का, जो भी पढ़ा है नोट्स पढ़ लेने के उस चीज के। फिर मैं अराउंड हाफ एन आवर ट्रेन में ट्रैवल करती थी। मैं ट्रेन में उसके एमसीक्यू जैसे देख लेती थी, या हो जाए तो सॉल्व करना चालू कर देती थी। फिर 6:30 तक घर पहुंच जाती थी। फिर उसके बाद 6:30 to 8:30, 9 o'clock आई टू स्टडी। फिर 9 to 9:30 खाना खाना, नहाना वगैरह सब हो गया। वापस थोड़ा फ्रेंड से कॉल वॉल पे बात कर लिया, वो हो गया। फिर ज़रूरी टेन है, थर्टी दोस्त होने ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, मतलब
ड्रॉप ईयर में मैंने पूरा खुद को एकदम आइसोलेट कर लिया था, मतलब लिटरली नेट के बाद लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई तू थी कहाँ साल भर, बिल्कुल नहीं दिखे, ना शादियों में किसी के, ना किसी के दोस्त की बर्थडे पार्टी, ना फेस्टिवल्स, कुछ नहीं। तो हाँ, शेड्यूल पे आते हैं। वापस 11 बजे तक पढ़ने बैठ जाती थी, 11 to 4 वर माई ऐसा पीक स्टडी आवर्स। तो तब भी पढ़ती थी। जनरली सोने से पहले मैं 2 घंटा बायोलॉजी पढ़ती थी, क्योंकि बायो में दिन में उसके लिए जगह नहीं रखती थी। दिन में जो ट्रैवलिंग वाला टाइम हो या घर आने के बाद जो टाइम हो, वो मेरा फिजिक्स के लिए रहता था। फिर 11 o'clock को जब रात को पढ़ने बैठती थी, तो मैं थोड़ा केमिस्ट्री देखती थी, केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करती थी, और जो भी पढ़ाया है उसकी शॉर्ट नोट्स बनाती थी। तो दिन में फिजिक्स जो पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स लगा लिए, केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स लगा लिए, या तो बनाना चालू करती थी, चैप्टर खत्म होने के बाद वो वॉल पे पेस्ट हो जाता था। तो ये था, दिन भर फिजिक्स, रात में केमिस्ट्री, और सोने से 2 घंटे पहले बायोलॉजी। तुमने एक चीज ज्यादातर बहुत फिजिक्स। अच्छी कही कि मतलब ऐसे टाइम टू टाइम लिखना कि 7 बजे शुरू करेंगे और फिर 8 बजे इतने बजे तक पढ़ाई करेंगे, फिर 9 से 9:30 बजे तक हम खेलेंगे या बिल्कुल। खाना पीना करेंगे, वो नहीं होता। ये वही बात है कि लोग बोलते हैं कि हम न्यू ईयर जब आएगा तब जिम जाएंगे या न्यू ईयर हाँ। आएगा और न्यू ईयर पे 1 तारीख होगी और मंडे होएगा तो हम जिम जाएंगे। वो इस चीज बैठ जाती है कि भाई नहीं होता है, नहीं हो पाता है। तो उसमें तो 5 मिनट भी लेट करो ना, तो तो वो फिर पूरा 1 घंटा कैरी फॉरवर्ड हो हाँ, तो जाता है। इसका तुमने बहुत अच्छे से इसका एक सोल्यूशन निकाला कि इंस्टेड ऑफ टाइम टारगेट। डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ स्लॉट्स, बच्चे को क्या करना चाहिए, अपने टारगेट्स बनाने चाहिए। टारगेट्स किस बेसिस पर? एक, कि आज के दिन क्लास में क्या करवाया उसकी रिवीजन करनी घर जाके बहुत ज़रूरी है और उसके क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं। दूसरा, सेम भी। जो नियरेस्ट एग्ज़ाम आ रहा है, तो मतलब हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हर जगह, यहाँ जहाँ भी हम स्कूल में तैयारी कर रहे हैं, तो हर वीकली या मंथली टेस्ट्स होते हैं, तो उन टेस्ट्स की प्रिपरेशन भी करनी होती है। तो आपको हर रोज एक पर्टिकुलर टाइम निकालना पड़ेगा उन टेस्ट्स की रिवीजन के लिए। तो दो काम करो, एक यस। तो अपने टारगेट सेट कर लो जिस हिसाब से सिलेबस चल रहा है, साथ ही साथ टारगेट में अलग से टाइम निकालो किसके लिए, टेस्ट की रिवीजन के लिए। नहीं तो क्या होता है, जब टेस्ट पास आ जाता है तो बच्चों को याद आता है कि टेस्ट आ गया, तो उस दिन वाली क्लास में कोई पढ़ता ही नहीं। हाँ, वो चीज काफी बुरी है। मैं बताऊँ, मेरा इतना वो था ना, जो आज पढ़ा है वो आज के आज कर लेने का। तो अगर मेरी मान लो कल टेस्ट है, तो आज जो पढ़ाया वो यदि टेस्ट में आ भी नहीं रहा है ना, तब भी मैं आज जो पढ़ा है उसी बिल्कुल। के क्वेश्चन लगा रही होती थी, क्योंकि वो टेस्ट में जो आ रहा है वो मेरा हो रखा होता था, हाँ, मुझे नहीं टाइम लगता वो चीज करने के लिए। नहीं तो फिर इससे भी बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, और बैकलॉग एग्जैक्ट। जैसे ही क्रिएट होता है ना, वैसे ही बच्चे पे प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बैकलॉग को बैकलॉग इज द वर्स्ट थिंग जो एक एस्पिरेंट के पास हो सकता है। मैंने 11th-12th में बैकलॉग बहुत मतलब ट्रॉमा दिया उसको मेरे को। तो मैंने ड्रॉप ईयर में ये ठान लिया था कि कुछ भी हो बैकलॉग जाए नहीं होना चाहिए। बैकलॉग नहीं होना चाहिए। मेरा नहीं रहा है ड्रॉप ईयर में कभी बैकलॉग। मैंने नीड सैक्रिफाइस करके बैकलॉग कंप्लीट करा है, बट बैकलॉग नहीं होने तो देना तुमने चाहिए। मतलब, अब मेरे को ये बताओ, ये टेस्ट्स की तैयारी के लिए तुम्हें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कैसे हेल्प किए, और या तुमने अटेम्प्ट किए थे कि नहीं किए थे तो कैसे किए थे? चैप्टर के बाद करती थी या टॉपिक वाइज करती थी? और रिवीजन रिवीजन का क्या रोल था तुम्हारी प्रिपरेशन में? ठीक है, ओके। तो अगर एक 11th-12th का बच्चा देखे, तो वो कोई अगर चीज पहली बार पढ़ रहा है, तो सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाना मतलब इज नॉट द थिंग। मैं क्या करती थी, मेरे ड्रॉप ईयर में भी ऐसे कुछ चैप्टर्स थे जो मैंने 11th-12th में बिल्कुल नहीं पढ़े थे। तो वो चैप्टर्स पढ़ने के बाद उसमें भी ऐसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं चैप्टर्स के, तो मैंने उन्हीं से शुरुआत करी है, एकदम बेस से शुरुआत हाँ। करी है। फिर उसी चैप्टर के थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस, हम्म। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैं अगर इजी फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने के बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाती थी ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी आसान लगते थे। तो अगर आप सीधा प्रीवियस ईयर पे जाओगे तो दैट माइट लुक डिफिकल्ट। सो आई व्हाट आई डिड वाज हार्ड करने के बाद प्रीवियस ईयर प्रीवियस करती थी। बट पर प्रीवियस प्रीवियस ईयर ईयर जरूरी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, बहुत जरूरी। इंपॉर्टेंट है। वो मैंने वो इजी क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन एक बार ही सॉल्व करे होंगे, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने फिर बार बार सॉल्व करे हैं। ऐसे कि कुछ क्वेश्चंस के तो आंसर्स भी रट गए थे। वो कुछ टिपिकल फिजिक्स में 2016 और 15 के क्वेश्चंस है, बड़े बड़े क्वेश्चंस, तो वो तो एकदम ऐसे देख के एक चमक जाता है। तो एक करेक्ट। बार हमारी मॉक टेस्ट में भी आए हैं, तब भी
सॉल्व करने की जरूरत नहीं रही है, बट फिर भी इतना ऐसे मार्क नहीं कर देना चाहिए, हाँ फॉर्मेलिटी के लिए सॉल्व कर रहे हैं ऐसे, मतलब क्वेश्चन याद हो गए थे प्रीवियस ईयर, वेरी हाँ, तो इंपॉर्टेंट। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमें। चैप्टर में क्वेश्चंस, चैप्टर से जो क्वेश्चंस आएंगे उनका पैटर्न पता चल जाता है कि भाई ये टॉपिक है, ये टॉपिक ज़्यादा ज़रूरी है, हाँ, इनको करना, कवर अप करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पुराने पेपर में आए हुए हैं, है ना? और ऐसा है कि नीट में उसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्टिकुलर चैप्टर से, रेयरली कोई अलग कंसेप्ट से क्वेश्चन आ जाता है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, वही फॉर्मूला लगाना है, बस वैल्यूज अलग होती है, तो उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। ऑल्सो मेरे पास जब बहुत कम टाइम था कुछ चैप्टर्स के लिए, और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना जरूरी है, मतलब नीट में सिर्फ चैप्टर पढ़ना कुछ काम का नहीं है, हाँ, अनटिल एंड अनलेस यू सॉल्व क्वेश्चंस। तो फिर कुछ चैप्टर्स के लिए मैंने एंड में सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व करे हैं, कि बाकी सब करने के लिए टाइम नहीं है, सो दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताओ, मतलब काफ़ी ऐसे पॉइंट्स भी आते होंगे प्रेपरेशन के टाइम, जिस टाइम तुम काफ़ी लो फील करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली ड्रॉप ईयर में प्रेपरेशन करना, मतलब बच्चे के दिमाग पे एक अलग प्रेशर होता है। खुद का प्रेशर तो होता ही है, पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है, सोसाइटी का भी बच्चा प्रेशर झेल रहा होता है, सोसाइटी वाले भी, आसपास वाले लोग भी बोल रहे होते हैं कि क्या कर रहा है, टाइम पास चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो हाउ डिड यू हैंडल दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस? मेरे लिए मेरा सपोर्ट सिस्टम था माय पेरेंट्स, दे ट्रस्टेड मी नो मैटर व्हाट, मतलब मेरे खुद से ज्यादा उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट रखा है, वही ट्रस्ट मेरे को मेरे जब लो टाइम्स पे काम आया है, कि यू नो व्हेन आई वाज नॉट श्योर कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, एंड माय पेरेंट्स वर लाइक वी नो यू बी एबल टू डू इट, तो वो हमेशा मेरे साथ रहे, दैट इज वन थिंग। बस ऐसा एक पॉइंट था जहाँ पे हम सबका ट्रस्ट थोड़ा सा वैसा हो गया था, जो था नीट का जब पहला मॉक टेस्ट गया था फुल सिलेबस, तो मेरे कभी 6.5 से कम नंबर आते नहीं थे, मतलब ये भी ज्यादा बच्चे भी रिलेट नहीं कर पाएंगे, बट मतलब स्टार्टिंग से जैसा कर रही थी तो उस हिसाब से नहीं आती थी 6.5 से कम कभी, तो मेरे एक बार पहले पेपर में सीधा 560 आ गए, मुझे तो अपनी प्रेपरेशन छोड़ ही देनी थी, पूरा साल भर में से कुछ भी हो जाए, थोड़ा कम ऊपर ज्यादा हो जाए, बट ये पॉइंट पे मेरा खुद से ट्रस्ट उतर गया था, और सेल्फ बिलीफ इज अ थिंग जो नीट एस्पिरेंट को मतलब एंड तक लेके जाता है, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। सारे टीचर्स ने मेरे को उस पॉइंट पे वही बोला कि सेल्फ बिलीफ, और सर ने एक बात बोली थी कि रोमांस तू सोच, तू क्लास में हमेशा टॉप करती है, इतने टाइम से तू ही अच्छा करते आ रही है, तो तेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, ये लाइन में एंड तक मन में मेरी रही थी, मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, ये मेरे को मोटिवेट करती रही। और अगर तुम कैसे भी बच्चे, तुम ये लाइन रखो दिमाग में, अगर तुम स्टार्टिंग से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते आ रहे हो, हर टेस्ट तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा होगा, तुम्हारा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, ये चीज मेरे मॉम डैड मेरे साइड में रहे। बाकी सोसाइटी का प्रेशर अगर आप बोलो तो मैंने इग्नोर करा है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, तो मैं हमेशा अपने शेड्यूल में इतना बिजी होती थी, हमेशा इतना पढ़ रही होती थी कि आजू बाजू में जो चल रहा है मैंने सुना ही नहीं, मैंने सोशल गैदरिंग्स अटेंड नहीं करे, पार्टीज फंक्शंस वेडिंग्स मैंने नहीं अटेंड करे, तो लोग जो बोल रहे हैं वो डायरेक्टली मेरे कानों पे नहीं पड़ा है, मेरे पेरेंट्स को लोग बोलते थे, पर एक दो बार उन्होंने जब देखा कि मुझे बुरा लगता है ये चीजें सुन के, तो उन्होंने वो चीजें मेरे तक लाना ही बंद कर दिया, आई थैंक देम फॉर दैट, तो यस, तो दैट इज मतलब हाउ आई। बच्चे को अपने पे विश्वास रखना चाहिए, अपने टीचर्स पे विश्वास यस, रखना चाहिए कि भाई, और कभी भी कुछ प्रॉब्लम आए तो अपने टीचर्स को अप्रोच करो, जाओ उनको बताओ कि मैम या सर ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, अब ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं आ पा हाँ, रहा है। टीचर्स आप मतलब बच्चों की हेल्प के लिए ही हैं, उनकी उनका पूरा यू नो मकसद ही यही रहता है। एक ये थोड़ा सा और टेंशन वाले मोमेंट पे चलते हैं। अब जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा था, स्ट्रेस, एंजाइटी सब बढ़ रहा होगा, तो मतलब वो सब चीज़ें कैसे हैंडल करी भाई? अभी तो 10 दिन के बाद एग्जाम है, अब हमारे पास बस कुछ है नहीं, 10 दिन की वो पढ़ाई में। वो दुनिया ही अलग होती है, जब तुम्हारा एग्जाम पास है वो दुनिया ही अलग होती है, मतलब लिटरली तुम ऐसे तुम एनिमेटेड पिक्चर्स देखते जहाँ पे आजू बाजू में से इक्वेशंस घूम रहे होते हैं, वैसी दुनिया होती है। आई रिमेम्बर मुझे सोने से मतलब चलते फिरते उठते सोते तुम्हारे मन में क्वेश्चन ही चल रहे होते, वो क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, कैसे आया होगा, वो गलत हो गया, ये चीजें होती है। तो एक बारी मैं केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन रात को सॉल्व कर रही थी, मेरे से बन नहीं रहा था, बहुत टेंशन के साथ मैं सो गई,
सपने में फिजिक्स के सर ने आके वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया सही तरीके से। ये हुआ है, ये हुआ है। आई वाज केमिस्ट्री का सो क्वेश्चन हैप्पी। फिजिक्स वाले सर ने फिजिक्स के, हाँ, और बोर्ड पे ऐसे लिख के मैंने पेपर वो क्वेश्चन के बाजू में सोल्यूशन लिखा उस चीज का जो सर ने बोर्ड पे लिखा। ये तो हुआ है मेरे साथ, मतलब इतना वो स्ट्रेस होता है, वही चीजें मन में घूम रही होती है। तो कुछ बेसिक शाम को एक्सरसाइजेस वगैरह करती थी मैं, ऐसे जैसे सर ने मसाज करने का तरीका बोला था, ऐसे सर इतना हैवी हो जाता है ना, तो ऐसे 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 सर को टैप करने का, उससे थोड़ा स्ट्रेस रिलीव होता है, या फिर थोड़ा फ्रेश मूवमेंट, बाहर बॉडी घूम लो। मूवमेंट बहुत जरूरी हाँ, होती है। हाँ, हाँ। तो कुछ योगा एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। मेडिटेशन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा थॉट्स होते हैं दिमाग में, और थोड़ा बाहर घूम लेना चाहिए, थोड़ी बेसिक एक्सरसाइजेस कर लेनी चाहिए। और हाँ, पेरेंट्स से बात करनी चाहिए क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल टाइम होता है, थोड़ा सा टीचर से भी बात कर लेनी चाहिए रोज इस बारे में। मतलब मेरा तो रोज रोना धोना चालू ही था, मैम एग्जाम आ रहे हैं, कैसे होंगे, क्या होंगे, तो होता है, टीचर से बात करो। ठीक है, चलो अब तो हो गया। अब उस दिन की बात करते हैं जब तुम नीट का एग्जाम, मतलब एक रात पहले चलते हैं, पहले एक रात पहले चलते हैं। तब कैसा फीलिंग थी और क्या चल रहा था दिमाग में, और क्या सोच रही थी, पढ़ाई कर रही थी, नहीं कर रही थी, क्या चल रहा था? वो दिन काफी मिक्स्ड सा था, मतलब इमोशनल था वो दिन एक्चुअली। विश्वास था खुद पे कि हो जाएगा, सब सारी चीजें पड़ी है, पर वही कि एक पूरा साल इसको दिया है, ऑलमोस्ट 3 साल दिए इस हाँ, चीज को, सबके ट्रस्ट, सबके होप्स रहे हैं, तो थोड़ा डर लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 600 के ऊपर आएंगे इतना तो पता था, बट 650, 700, 720 वाला सोच रहा हूँ, वो सारी चीजें। फिर पढ़ में रही थी, सबने बोला था, आपने भी बोला था कि सैटरडे को तुम 3-4 बजे पढ़ना छोड़ ही बंद दो। कर देना। मैंने ये ट्राई करा था कि नीट के दिन से पहले, मतलब 3-4 दिनों में सारा सब रिवाइज कर लूँ एक बार, मतलब सारी चीजें एक बार अगर आपको नीचे शॉर्ट से आएगी नोट्स, ना तो वुड बेसिकली बी गुड। शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने। हाँ, वही, हर चैप्टर देखना है तो यू कैन नॉट, हाँ, पूरा चैप्टर थोड़ी ना पढ़ सकते, तो वो मैं कोशिश कर रही थी, पर बायो मेरी एंड तक रह गई थी। मतलब बायो तो एंड में ही पढ़ती थी क्योंकि वो लाइनें सीधी वैसी लिखनी है ना, हाँ, हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री फॉर्मूले रह जाते, तो मेरी बॉटनी पढ़ के नहीं हुई थी। मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ रही हूँ, पढ़ रही हूँ, और ऐसा नहीं था कि जरूरी है, छोड़ दे रही तभी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर एक दिल को तसल्ली नहीं आती है, तो मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो मॉम सेड कि 8 बज रहे थे, शी इज लाइक इनफ, नाउ स्टॉप इट, ओके स्टॉप इट। मैंने 1 घंटा और 1 घंटा और ऐसा कर करके अभी 12 बज गए, तो मॉम स्नैच बुक्स आउट ऑफ माई हैंड एंड शी इज लाइक शट अप, यू आर गोइंग टू स्लीप नाउ बिकॉज कल सुबह एग्जाम है। हाँ, एग्जाम स्लीपलेस रह के बिल्कुल नहीं देना चाहिए, हाँ। आई हैव सीन दैट कि जब मैं अच्छे से सो के जाती हूँ तो नंबर अच्छा आते हैं मेरे। यस। तो मम्मी से बात करी, फिर मैंने बोला ठीक है, 1 बजे तक तो मम्मी से बातें कर रही थी। फिर मेरे को सडनली याद आया वो जो केमिस्ट्री के छोटे मोटे चैप्टर्स नहीं होते, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हाँ, या हाँ, हाँ। फिर बहुत सारे चैप्टर्स, पोल्यूशन वगैरह, तो मेरे को याद है कि उसमें से एक लाइन मेरे को ढंग से नहीं याद आ रही थी, मैंने रुक रुक फिर पूरी केमिस्ट्री रिवाइज कर ली, वो सारे जो छोटे चैप्टर थे सारे तुम रिवाइज कर लिए, सोई कि आते नहीं थे सोई बट तसल्ली। एग्जाम से पहले? मैम मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, आती है वैसे नींद, और ऐसा भी नहीं कि बहुत सो चुकी थी पहले दिन, तो नींद ही नहीं आ रही थी। फिर 1-1.5 घंटा और पढ़ाई कर ली, फिर मम्मी भी नहीं सोई थी, तो हम दोनों साथ में सोने गए। फिर सोने की कोशिश कर रहे, नींद नहीं आ रही, पर सोना तो है क्योंकि सुबह पेपर दे तो फिर सोए, थोड़ा 5-6 घंटा सोई, फिर सुबह चर्च जाके आई जरूरी है, एग्जाम से एंड पहले देन, नींद जरूरी है। हाँ, और इनफैक्ट हाँ, मतलब आपको ना, बच्चों को ना क्या करना चाहिए जब वो मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो वो जो नीट का टाइम होता है, होपफुली तुमने भी यही किया होगा, टू मॉक टू फाइव टेस्ट्स उन्हीं टाइम यस, पे किए होंगे, 2 to 5 के बीच में, यस, 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 है ना, ताकि बॉडी को आदत हो जाए, जैसे बॉडी की स्लीप आदत साइकिल हो होती जाए, है ना। दिमाग उस टाइम पे चलता है। हाँ, मतलब बच्चे को 3 घंटे बैठने की भी आदत होनी चाहिए। यूजुअली क्या होता है, अगर 2 से 5 अगर आप लगातार बैठ के मॉक टेस्ट नहीं देते हो तो आदत ही नहीं होती। कभी किसी को नींद आ रही होगी, कभी खेलने दोपहर, का मन करेगा, हाँ, कभी दिमाग भटक जाएगा। तो मॉक टेस्ट उसी 2 से 5 के दिन बीच में देना बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। मेरा एंड का तो 1 महीना था, एक ऑलमोस्ट मार्च के एंड से मैंने 2 to 5 में पेपर देना चालू कर दिया था,
कभी कभार एक सुबह भी लगा लेती थी 8 बजे से, एक लगा लेती थी, और फिर 2 बजे वाला तो कांस्टेंट ही था कि रोज ही बिल्कुल। लगाना है। बाकी दूसरा पेपर कभी भी लगाओ, बट 2 से 5 एक पेपर एवरी डे, फिर वीक से एक हफ्ते पहले। अब चलते हैं उस मतलब एग्जाम की सुबह वाले दिन, मतलब अब हो गई 5-6 घंटे की नींद पूरी हो गई। अब बताओ कि एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के वो कुछ पल कैसे बिताए तुमने? ओके, तो मेरा जो सेंटर था वो मेरे घर के काफी पास ही था, स्कूटी पे 10-15 मिनट। तो मम्मा मेरे को एक्टिवा पे लेके गई थी, मैं पीछे बैठी थी, और मेरे बॉटनी के अभी भी प्लांट किंगडम थोड़े क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर्स देखना बाकी है, जरूरत नहीं है पर फिर भी हमें तसल्ली नहीं है, तो मैं पीछे बैठ के वही देख रही थी। फिर उधर जाके थोड़ा एक पेड़ के नीचे स्कूटी वगैरह पार्क करी, और मैं अभी भी देख रही हूँ। मम्मी को बोला आप गेट पे जाके देख के आओ, जो भी सीन है जो भी है। तो फिर ठीक था सब। फिर जाने से पहले मम्मा लंच भी कैरी कर रही थी, तो मैं अभी तक पढ़ रही हूँ, मम्मा मेरे को खिला रही है। ऐसे पढ़ रही, हाँ हाँ हो गया, बस हो गया, मतलब नींद भी तो नहीं आनी चाहिए। तो फिर ये हो गया, मेरे सारे चैप्टर अभी पढ़ के हो गए, कुछ बचा भी नहीं है और कुछ देखना भी नहीं है। तो अभी फाइनली ये डिसाइडेड कि चलो चल लेते हैं। फिर पूरा हुआ, जगह वगैरह मैं एक दिन पहले ही जाके देख आई थी, सेंटर का है तो वो चीज भी सॉर्टेड थी। फिर गए क्लास में, उधर जाके भी मैंने थोड़ा इन्विजिलेटर से बात करी, आजू बाजू के लोगों से बात करी, जस्ट टू मेक माई सेल्फ कंफर्टेबल। मतलब अगर हम रोज एक जगह पे जाकर पेपर दे रहे हैं तो वो जगह तो हमें पता है, बट इधर हम क्लासरूम में पहली बार बैठ रहे हैं, तो उस एनवायरनमेंट से खुद को कंफर्टेबल करना भी जरूरी है। वॉशरूम वगैरह कहाँ है पूछ लिया अगर बीच में, तो ढूंढने में टाइम ना वेस्ट हो। तो आई जस्ट मेड माई सेल्फ कंफर्टेबल, और ज्यादा ओवरथिंक ना करते हुए मैं बस बैठी थी, और आजू बाजू के लोगों से इसलिए बात कर रही थी ताकि पेपर के बारे में सोच के और एंशियस ना हो जाऊं। तो that's मतलब ये तुमने बहुत अच्छी चीज़ कही कि हमें क्योंकि अगर हम जब मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो हम एक बहुत फेमिलियर एनवायरनमेंट में देते हैं, है ना? तो वहाँ पर जाके, सेंटर पर जाके अपने आप को एनवायरनमेंट से फेमिलराइज करना, लोगों से बात करना, वॉशरूम देखना कहाँ है कहाँ नहीं है, तो उससे क्या होता है हम थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हैं कि ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि एनजाइटी खत्म हो जाएगी या तो मैं एनजाइटी फील ही नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, बस थोड़ा सा बेटर, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा, जिसकी वजह से एग्जाम में तुम थोड़े और काम और शांत तरीके से तुम क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे। क्योंकि नीट में मेरा जितना एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि फोकस बहुत ज़रूरी है। हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, हमारे पास टाइम कम होता है। नीट इज़ ऑल अबाउट स्पीड। आप कितनी जल्दी, कितनी तेज़ी से और कितनी एक्यूरेसी से क्वेश्चंस कर पाते हो, है ना? तो उसके लिए फोकस बहुत ज़रूरी होता है। और अगर दिमाग में कुछ और बातें चलेंगे ना एग्ज़ाम को छोड़ के कि होगा कि नहीं होगा या क्या होगा, ड्रॉप ईयर था, पता नहीं ये और पता नहीं वो, अगर ये सब चलेगा तो मतलब पक्का ही गड़बड़ हो जाना चाहिए। तो ये अब थॉट्स मेरे थे पेपर होने के बाद, इससे भी अलग से बात करते हैं। तो वो बट अब या बताओ बताओ, मतलब ठीक है, अब पहले अच्छा पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि पेपर के दौरान तुमने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया? ओके, तो मैंने पेपर सॉल्व करना चालू किया बायो से। मेरा था कि 40 मिनट में बायोलॉजी खत्म कर देनी है, पर एक्यूरेसी वाली बात आती है। बट यदि आप रोज 2 से 5 में पेपर देने लग जाते हो ना, तो वो एक्यूरेसी तुम्हारी आ जाती है अगर तुमने इनफ पेपर्स लगाए हो। हम्म। तो हाँ, केयरफुल रहना है, बट वो एक्यूरेसी और स्पीड तब तक आ गई थी। हम्म। तो 40 मिनट के अंदर बायो करना है, तो मैंने पहले सेक्शन बी सॉल्व करा। सेक्शन बी में सॉल्व करना इसलिए प्रेफर करती थी क्योंकि उधर 10 में से तुम्हें बेस्ट 15 में से बेस्ट 10 चूज करने हैं, और फिर उनको मार्क करना है, तो उनमें आगे पीछे गलत होने का बहुत चांस रहता है। तो मैं बी सॉल्व करके वो आराम से मार्क करती थी, फिर सेक्शन ए सॉल्व करके मार्क करी। तो मैंने जू का सेक्शन बी करा, फिर ए करा, मार्क करा, बी करके मार्क किया, ए करके मार्क किया, फिर सिमिलरली बॉटनी का सेक्शन बी करके मार्क किया, ए करके मार्क किया। 40 मिनट के अंदर हो गया था मेरा। फिर ऐसा था कि मैं केमिस्ट्री को 1 घंटे में सॉल्व करने का ट्राई करती थी, और बाकी थोड़ा सा 1-1.5 आवर मैं फिजिक्स के लिए रखती थी, तो सॉल्व होता था ना। तो पेपर सॉल्व करने से पहले आई वाज ट्राइंग कि मैं बाकी के सेक्शंस ना देखूं, ताकि मेरे को वो ना हो कि कुछ गलत सलत दिख गया तो पेपर ना खराब हो। पर मैंने ऊपर से देख रखा था, खुशी थी कि सही आया, हो जाएगा। फिर केमिस्ट्री के सेक्शन बी पे गए, केमिस्ट्री का सेक्शन बी सॉल्व कर लिया। फिर आई वाज सपोज टू सॉल्व केमिस्ट्री का सेक्शन ए,
पर मेरे को लगा व्हाट इफ फिजिक्स में कुछ मुश्किल हो तो उसका सेक्शन भी पहले कर लेते हैं। तो फिजिक्स का सेक्शन भी सॉल्व करके मार्क किया, फिर फटाफट के लिए सॉल्व करा और अच्छा खासा 1 घंटे से ऊपर ही था मेरे पास। अभी आई थैंक गॉड कि मैंने फिजिक्स का सेक्शन एंड में रखा, क्योंकि 3 सवाल ऐसे थे जो मेरे से नहीं बने। अच्छा, फिर तो तुमने अगर वो मैं उनको पहले ही कैसा देखा? देखती। कैसे मतलब हाँ, साथ साथ किया तो मैं या फिर बाद में पेपर किया? जब मैं सॉल्व करती थी, पेपर जो सॉल्व करती तो मैं सीधा लाइन से सॉल्व करती थी। और अगर ऐसा हो कि एक बारी में आंसर नहीं आ रहा है और क्वेश्चन मुश्किल भी लग रहा है, तभी मैं एक और बारी ट्राई करती थी और छोड़ देती थी। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन लंबा होता है पर मुश्किल नहीं होता है, बस वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करनी होती है। तो वैसे सवाल मैं जनरली तभी की तभी कर लेती थी, क्योंकि सॉल्विंग के लिए क्यों एंड में रखना है, ऐसा नहीं कि जब बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है। तो बहुत दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन में तभी छोड़ देती थी, या कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है तो वो भी छोड़ देती थी कि आराम से इस पे सोचेंगे। तो ये क्वेश्चन आया, मेरे से एक बार ही आंसर नहीं आया उसका, तो क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं लग रहा था वो। तो मैंने एक और बारी ट्राई करा तो मेरा आंसर ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा था। मैंने बोला छोड़ दो, आगे मेरे पास बहुत क्वेश्चन पड़े, तो मैंने वो सॉल्व करे और एक क्वेश्चन पे अटकी। अभी मेरे को थोड़ा सा वो होने लगा कि भाई 2 क्वेश्चन पे मैं अटक रही हूँ, 720 तो गए अपने, मतलब होता है थोड़ा, और वो नहीं आए उसके आसपास भी नहीं है इसको, बट हाँ, तो मेरे को और थोड़ा सा डर लगा। पर आगे के क्वेश्चन बन रहे थे, फिर एंड में जाके एक क्वेश्चन नहीं बना। तो अभी मेरे पास अच्छे खासे 15-20 मिनट थे, तो उसमें मैंने वो क्वेश्चन को देखा और एक बारी नहीं, मतलब एंड तक वही देख रही थी। मेरे को कुछ क्वेश्चन में लगा कि हो सकता है भाई गलत हो या ऑप्शंस में कुछ ये हो, बट थोड़ा सा एक दो वर्ड का उधर ट्रिक था जो मेरे को आने के बाद पता चला, अभी कोई पॉइंट नहीं उस बार। बट हाँ, मुश्किल सवाल होते थे तो मैं 2 बारी ट्राई करके छोड़ देती थी। उसकी वजह उसको ज्यादा मन पे नहीं लेना चाहिए ताकि तुम्हारा आगे का पेपर ना खराब हो उस वजह से। आई हैड कि चलो बाद में देखते हैं, ऐसा करके मैंने किया, मैनेज किया उनको बेसिकली। एंड तक वो सॉल्व नहीं हुए मेरे से, मैंने सोचा कि थोड़ा तुक्के मार देते हैं, क्योंकि इतना अंदाजा आ गया था कि 650 से ऊपर तो आ रहे हैं, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक्चुअली पड़ता। अभी मेरे को ये जो कॉलेज मिला है, मेरे इससे अगर 5-10 नंबर भी कम होते तो मुझे सीजीएस नहीं मिलता, तो पड़ता उसे फर्क। आई थैंक गॉड कि मैंने ऐसा नहीं करा। मॉक टेस्ट में यूजुअली मैं से कभी कभार कर देती कि एक ही क्वेश्चन बचा है जो नहीं आ रहा है, हाँ, तो कर तुक्का देती लगा थी वहां। दे। हाँ, बट नीट में ऐसा मैंने नहीं करा। 3 मार्क का भी इम्पोर्टेंस है, -3 हो जाता मेरा नहीं तो स्कोर से 665 आते मेरे अगर तीनों मार्क कर देते, हाँ मतलब क्योंकि मुझे जो लग रहे थे ना उसके आंसर्स, वो तीनों के, मतलब मेरे को फिर भी टेंटेटिव जो आंसर तीनों के वो नहीं थे, तीनों के भी नहीं थे। अरे तो हो जाता है ये, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम के टाइम पर इतना मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना कि क्वेश्चन अगर मुझसे नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमें घबराना नहीं है, हम उसको बाद में देख लेंगे, पहले हम बाकी पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। पता है मतलब क्वेश्चन को ना कभी भी ईगो पे नहीं लेना चाहिए कि हमने इतनी पढ़ाई करी थी और एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्वेश्चन को ईगो इतनी पे नहीं बारी लेना ये चाहिए। टॉपिक किया था, कैसे नहीं होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, आज तो करके जाऊंगा, मतलब पेपर यार भाड़ में मैं ये क्वेश्चन करके जाऊंगा, किसको दिखाना है क्या करना नहीं, है, नहीं मतलब बच्चे अगर ये मान लो चीज। तुम उस एक क्वेश्चन पे 15 मिनट वेस्ट करो, तुम्हें उसके 5 नंबर मिल भी जाए, पर उस चक्कर में तुम और 10 क्वेश्चन कर सेक्रीफाइस कर सकते रहे हो, थे 50 बिल्कुल। मार्क्स सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो तो यू दैट शुड इज बी फुलिशनेस। वाइज इनफ टू नो कि अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दो, पहले पूरा पेपर बाकी अटेम्प्ट करो, जितने क्वेश्चंस आते हैं उनको अटेम्प्ट करो, उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं हुआ है अप्रोच दैट क्वेश्चन, हो जाएगा, मतलब उसके बाद हो या ना हो वो चलेगा, इट विल वर्क। पर हाँ मैम, ये चीज है ना कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने से आती समझ में है आता है। कि कब क्या कैसा करना चाहिए, तो तो मॉक नेक्स्ट टेस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत सारे ज्यादा। मॉक टेस्ट्स देने चाहिए, ज़रूरी होते हैं, बिना टेस्ट के तुम अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना पाओगे कि बना पाओगे। कौन से सब्जेक्ट को पहले अप्रोच करना है। जैसे तुमने बोला कि मैंने पहले सेक्शन बी कर लिया था फिजिक्स का, ताकि ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए बाद गड़बड़। में, है ना, तो वो सब स्ट्रैटेजी स्टूडेंट को समझ में तभी आएगी जब वो इतने सारे मॉक टेस्ट देंगे, और यूजुअली बच्चे टेस्ट से बहुत घबराते हैं, घबराने वाली बात है ही नहीं,
क्या होगा? और जनरली एक और चीज होती है, बच्चे बोलते हैं कि हाँ हम टेस्ट लगाना चालू करेंगे, हमारा पूरा पढ़ के होने दो, पूरा पढ़ के होने दो। ये पूरा पढ़ के होने दो वाला सिचुएशन कभी कभी नहीं आता होगा, ही नहीं है। आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है, कभी भी कर नहीं ही आता। लो, कर ही लो, पेपर चालू कर लो, बाद में पढ़ते रह जाना, पर पेपर चालू कर लो। इनफैक्ट आपको पता है मेरा जो नीट के दिन वाला स्ट्रैटेजी था पेपर अटेम्प्ट करने का, ये मेरे नीट के पेपर अटेम्प्ट के एक दिन पहले वाली स्ट्रैटेजी से भी अलग था। मैंने एक दिन पहले जाके अपनी स्ट्रैटेजी बदल दिया, वो भी काफी सोच के। पहले क्या होता था, एंड तक काफी क्वेश्चन तो लगाते रहते थे 2 से 5 में। तो मैंने एक चीज नोटिस करी थी, मैं बायो में जाके मिस्टेक्स कर रही थी। मेरे को फिजिक्स इतनी पसंद थी और स्टार्टिंग में एक्चुअली नहीं पसंद थी, इसलिए मैं फिजिक्स पहले कर रही थी। हम क्या करते हैं, जो पहले हमारा फेवरेट है वो चालू करते हैं, उसमें पूरा अच्छे से दिमाग लगा के करते हैं, फिर एंड में थोड़ा एक्यूरेसी वगैरह खराब हो जाती है। तो मैंने स्टार्टिंग से ड्रॉप ईयर में फिजिक्स पहले करती थी, तो यही करते आई थी एंड तक, मॉक टेस्ट के एकदम 2-3 पेपर के पहले तक। तो मैंने नोटिस करा कि मैं बायो में मिस्टेक्स कर रही हूँ उन चीजों में जो कि मैं नहीं करती, मेरे को पता है चीजें। तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि बायो में एंड में करती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऐसा करती थी। तो तब तक मेरा दिमाग थोड़ा सा कम पड़ जाता था, मतलब उतना एक्यूरेसी नहीं रहती थी, हाँ भले 1-2% की बात हो, पर वो हो जाता था। तो मैंने टीचर से बात करी, जूलॉजी बॉटनी दोनों से बात करी। तो मैम वाज लाइक कि तुम अभी 3 पेपर लगाओ, जिसमें तुम बायो पहले करोगी, फिजिक्स को तुम देखो बायो के बाद करो या तो एकदम एंड में करो, पर बायो पहले करो क्योंकि ये एकदम हाथ के नंबर है। फिजिक्स में तुम्हारा अगर कुछ छूट रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो नहीं आ रहा है इसलिए, बायो तुम्हारा आते हुए तुम गलत कर रहे हो क्योंकि तुम एंड में कर रहे हो। तो एंड दैट थिंग एक्चुअली वर्क, मतलब वो था, मैंने देखा कि अभी ज्यादा सही से कर रहे हैं। फिजिक्स में वो मेरी दिक्कत नहीं आती थी क्योंकि उधर चीज मिस होगी ऐसा नहीं है, फॉर्मूला ही तो यूज करना है, सॉल्व करना है। सो दैट आई फिगर्ड आउट मॉक टेस्ट देके कि अच्छा ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए सही बैठ रही है, तो इसलिए मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अब पेपर हो गया, पेपर दे आई हो, खत्म है। अभी अभी थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा होगा कि चलो पेपर, मतलब नहीं नहीं, फिर वो 3 क्वेश्चन जो मैंने नहीं करे अरे थे ना, वो आ रहे थे बहुत। और सेंटर से बाहर आती हूँ और मम्मी सामने एकदम ऐसे हंसते हुए, वो हंस इसलिए रही है बिकॉज शी इज एक्सपेक्टिंग आई शुड गो आउट हाँ, लाइक दैट। तो मैंने देखा मम्मी को, और मैंने शक्ल ऐसे खराब नहीं बनाई थी बिकॉज शी हैड सो मच होप्स एंड सो मच ट्रस्ट इन मी। मैंने बोला पता नहीं, तो मम्मा नाटी ने कुछ नहीं सोची, ओके ओके क्या हुआ बोलो तो। मैंने बोला 3 सवाल नहीं बने, मैंने बहुत ट्राई करा। मम्मी बोलती बाकी तो, मेरा बाकी तो था सही, मतलब ठीक है कॉलेज तो मिल जाएगा। अच्छा, तो 3 क्वेश्चन, वो 3 क्वेश्चन मैं इतना डर रही थी पेपर घर जाने के बाद क्वेश्चन मतलब चेक करने के लिए पेपर के कितने नंबर आ रहे हैं। इनफैक्ट सारे टीचर्स ने वगैरह कॉल करा कि बेटा नंबर कितने हैं, मैम हिम्मत नहीं हो रही चेक करने की, हिम्मत नहीं हो रही चेक करने की। अदरवाइज तो मॉक टेस्ट का पेपर पता है, पेपर के तुरंत 10 मिनट के अंदर में चेक करके मार्क्स बता देती थी, बट अभी 3-4 घंटे हो गए। तो सब टीचर ने कि नहीं बेटा तुम चेक करो, बताओ हमें तुम्हारे कम भी है ज्यादा भी है, हम तुमसे इतना ही प्यार करेंगे जितना पहले से करते हैं। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटाई, फिर चेक कर लिया तो 658 के अराउंड एक्सपेक्ट कर रही थी। आंसर की में भी थोड़ा आगे पीछे था, 1-2 कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी थे केमिस्ट्री में। हम्म, तो वही उतने नंबर आए। फिर मैंने पिछले साल का कट ऑफ वगैरह देखा सारे कॉलेजेस का, तो एक्सपेक्ट कर रही थी, आई वांटेड कि केईएम मिले, आई वाज नॉट श्योर, बट हाँ हो गया, मिल गया। ठीक है, फिर आ गया हमारा रिजल्ट वाला दिन, रिजल्ट भी आया। रिजल्ट तो भाई उन्होंने एकदम अचानक से रिजल्ट बता दिया, अगले दिन था करके एक दिन पहले बता दिया, और आई वाज नॉट एक्चुअली रेडी फॉर इट। और मेरे को डर सा भी लग रहा था कि दो क्या जो होगा? क्वेश्चंस कंट्रोवर्शियल, हाँ हाँ उनमें मेरा गलत हो के मेरे 648 ना आ जाए, तो मतलब तो हाँ, बहुत ऐसा सिचुएशन था। और मेरे को 668 आए उस बात की खुशी नहीं थी, मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आए उसकी उस बात ज्यादा की खुशी खुशी थी। थी। मैं लिटरली चिल्ला रही थी। और अभी तो मम्मी ने सब रिलेटिव्स को कॉल करके बोलना शुरू कर दिया कि भाई इतने आ गए, इसका हो रहा है, जो ताने मार रहे थे ना स्पेशली। फिर बाकी एकदम सोसाइटी भी एकदम सरप्राइज, क्योंकि लोग मम्मी को बोलते थे कि हाँ, अरे कितने लोग हैं ड्रॉप लिए, 3-4 साल बर्बाद कर दिए, नहीं होता है ये सब, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे बस की बात नहीं है, ऐसा सब। बट मम्मा को ट्रस्ट था कि मेरी बेटी है, अलग है, शी इज दैट हार्ड कर वर्किंग दैट लेगी। शी विल डू इट। और ड्रॉप ईयर में मेरा परफॉर्मेंस जैसा भी था ना, मैंने कभी किसी को बताया नहीं, मतलब मम्मी को भी बोला था कि किसी को नहीं, भले अपने मामा और अपने अंकल को बताना ही नहीं है कि क्या सीन है, क्या चल रहा है, बस कर रही है बोलो, क्योंकि नजर लग जाती है, नजर इज रियल।
तो वो चीज का भी ध्यान रखा है पूरे साल भर। चल कॉलेज के बारे में बताओ। ठीक है, सीरियस बातें हो गई खत्म। अब मतलब अभी तक तो ऐसा चल रहा था, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि अपन एटीएम मशीन जैसे हैं कि हर कोई आगे नंबर हाँ। मांगे जा रहा है, नंबर दे दो, नंबर चाहिए, नंबर चाहिए, अभी ये वाले नंबर चाहिए, वो वाले अरे नंबर चाहिए। कॉलेज वाली लाइफ और नीट वाली लाइफ बहुत अलग है। मुझे कभी कभार कॉलेज में आके लगता है डू आई इवन यू नो मैं डिजर्व करती हूँ जीना या नहीं, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि नीट एस्पिरेंट में तो हम कितना मेहनत करते थे। हाँ। तो कॉलेज में उतना मेहनत तो नहीं करने होते, एग्जाम्स आ रहे होते हैं वो पास करने होते हैं, और ऐसा भी नहीं कंपटीशन है, रैंक लानी है, स्ट्रेस हाँ। है। तो एकदम एकदम चिल लाइफ कंपेयर टू अ नीट एस्पिरेंट का लाइफ। बहुत सारी कॉलेज जाना, अटेंडेंस और वो सारी चीजें तो होती है, पर स्ट्रेस लाइफ नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, खुद को पुश करना पड़ता है, पर स्ट्रेस नहीं है। तो कॉलेज की लाइफ बहुत चिल है। अभी फिलहाल मेरी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आ रहे हैं तो पढ़ना वढ़ना बहुत ज्यादा हो रहा है, पर अदरवाइज कॉलेज एग्जाम लाइफ के इज चिल, टाइम इट तो इज फन। पढ़ोगे, एग्जाम के टाइम तो पढ़ोगे, अब नहीं पढ़ेंगे तो कब कब पढ़ेंगे? अदरवाइज भी पढ़ना चाहिए, अदरवाइज भी पढ़ना चाहिए, पर वो चाहिए पे ही रह जाता है, वो तो नहीं पाता है। कॉलेज बच्चे फर्स्ट यूजुअली ईयर मतलब खत्म इस हुआ। चीज को सोच के बहुत फैसिनेट होते हैं कि कॉलेज लाइफ कैसी होगी। अभी बहुत जगह से सुना होता है, एक तो बच्चे जो बहुत उनको फैसिनेट करता है कि स्टार्टिंग में पहले दिन जाएंगे रैगिंग देखो होगी। नहीं देखो, कैसा था ये एक्सपीरियंस जो तुम्हारा? नीट एस्पिरेंट सोच के होता है आता है कि नीट होगी बस खत्म, अपनी लाइफ सेट है, ऐसा तो भाई बिल्कुल नहीं है। इधर आके एक्चुअल स्ट्रगल चालू होता है गुड से। ये तो बस एक तुम्हारा एंट्री का फेज था, पर इसके बाद द जर्नी इज एंडलेस। अभी 5 साढ़े 5 साल तुम एमबीबीएस करोगे, उसके बाद नीट पीजी यूएसए में ही दोगे, उसमें भी शायद किसी को ड्रॉप लग जाए, फिर उसके बाद 3 साल की रेजिडेंसी, फिर सीनियर रेजिडेंट बनोगे, फिर कोई स्पेशलाइजेशन और करना है तुम्हें, तो 10 15 साल और पढ़ने का है। तो ये मत लाओ दिमाग में कि हो गया बस पढ़ के हो गया, ऐसे एटीट्यूड से आते हो ना तो फिर एक इतना भी मतलब लाइफ अच्छी नहीं रहती। पढ़ना जरूरी है। तुम मेडिसिन में हो तो मतलब पेशेंट को ट्रीट करोगे आगे जाके, तो तुम एकदम बुक से कांटेक्ट नहीं छोड़ सकते, पढ़ते रहना चाहिए। एटलीस्ट लेक्चर्स में जाओ, क्या टॉपिक चल रहा है वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन रखो, प्रैक्टिकल्स को सीरियसली लो, बिकॉज प्रैक्टिकल एग्जाम्स आर समथिंग दैट यू एक्चुअली नीड टू बी गुड एट इफ यू आर अ डॉक्टर। जब डॉक्टर है तो तो टाइप प्रैक्टिकल पता ही होना चाहिए, आना ही चाहिए हाँ कैसे वही। तो चीजें कैसे परफॉर्म हमें करनी है। जैसे फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री कंपेरेटिवली थोड़ा चिल है, मतलब एग्जाम से एक हफ्ता भर पहले भी रखना चालू करो तो वो हो जाता है, और जो प्रैक्टिकल टेस्ट ट्यूब में ये वो रिएक्शंस और वैसी सारी चीजें होती है। तो बायोकेमिस्ट्री थोड़ा चिल। फिजियोलॉजी में ब्लड वर्ड बार बार अपना खुद का निकालना पड़ता है, वो करना पड़ता है, वो फिर भी हो जाता है। एनाटॉमी इज द सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर की सबसे बड़ी चीज होती है, बिकॉज दे लिटरली गिव यू डेड बॉडीज टू डाइसेक्ट देखना, तो वो एक्सपीरियंस भी एक होता है, बहुत बड़ी बात होती है। एनाटॉमी इज फन, डाइसेक्शन करना स्टार्टिंग में थोड़ा फन रहता है कि अरे मुझे काटना है, मुझे काटना है, फिर इट्स लाइक कि अरे तुम ही करो, नहीं करना है, वो चीज पे आ जाता है। तो अभी फिलहाल डाइसेक्शन हो चुका है, मतलब हेड से लेके टोस तक पूरा डाइसेक्शन वगैरह हो गया है। मजा आया, एनाटॉमी करने में मजा आया साल भर में। फिजियोलॉजी में नंबर लाना थोड़ा मुश्किल है, बट द प्रैक्टिकल पार्ट आई लाइक। और उसमें ऐसा होता है ना कि तुम्हें एग्जाम में क्लिनिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट देते हैं, और फिर उससे तुम्हें ऐसे फॉर्मेलिटी मतलब पूछना होता है कि अच्छा मैं ये हूँ, मैं तुम्हारा एग्जामिनेशन कर सकती हूँ क्या। इट इज लिटरली लाइक तुम डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हो वैसे, और तुम्हें पता है कि उसको कुछ नहीं हुआ है, तो तुम्हें अल्टीमेटली अपनी फाइंडिंग्स बतानी है कि अच्छा ये किडनीज आर नॉर्मल, लीवर इज नॉर्मल, सब नॉर्मली बताना, तुम्हें पता भी तुम्हें क्या बोलना है, बस तुम्हें एक्टिंग करनी है, एग्जामिनर को ढंग से बताना है कि भाई ऐसा है। तो दैट इज कॉलेज बेसिक, थोड़े टेक्निकल टर्म्स वगैरह भी होते हैं, बस नहीं। और कॉलेज का फेस्ट, जो चीज फर्स्ट ईयर सबसे लिए मतलब दैट इज वन थिंग पीपल वांट कि अच्छा हो। तो कॉलेज का फेस्ट हमारा अभी रिसेंटली हुआ मई में, था, मजे आए। 4 5 दिन का फेस्ट था, उसकी तैयारी में तो कब से लगे थे। आई वाज माई सेल्फ इन द सीनियर कोर। हमारे कॉलेज के फेस्ट का नाम है आविष्कार। हाँ। तो जगह जगह जाके डॉक्टर से पैसे मांगना, वी वर लिटरली जूनियर कोर, बट हमें ऐसे अनपेड लेबरर्स बोलते हैं, क्योंकि जगह जगह जाके तुम, वो एक्सपीरियंस तो अच्छा होता है यार, कैसे बात करनी है क्या, कहीं कहीं से तो ऐसे भगा दिया जाता है तुम्हें कि पैसे मांगने आ जाते हो ऐसा वगैरह बोल के। बट एक्सपीरियंस होता है कॉलेज का। तो फर्स्ट ईयर वाज फन, कॉलेज फेस्ट वाज फन। रैगिंग की बात करें तो अभी तो कॉलेजेस सारे एंटी रैगिंग
हर जगह पे अप्लाई हो चुके हैं, तो रैगिंग ऐसे हमारे कॉलेज में नहीं होती है। सीनियर जूनियर सीनियर इंटरेक्शन होता है कि चलो इंट्रो दो अपना, कहाँ से हो क्या हो, नीट के नंबर कोई नहीं पूछता है कॉलेज में आके, बट हाँ छोटा मोटा इंट्रो। और इनफैक्ट सीजीएस इतना स्टूडेंट फ्रेंडली है ना कि जनरली मेडिकल कॉलेजेस में कैसे होता है, तुम अपने सीनियर्स को सर या मैम करके बोलते हो, तो हमारे कॉलेज में वो चीज भी नहीं है, हम सीनियर्स को नाम से ही बुलाते हैं या भैया दीदी जो भी बोल दिया, बट सीनियर सर मैम वो वाली चीज हमारे इधर है नहीं। इनफैक्ट अगर तुम सर बोलो मैम बोलो तो वो लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई क्या है ऐसे। तो कॉलेज इज प्रीटी चिल, रैगिंग का कोई सीन नहीं है। मतलब कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत हाँ जरूरी है, नहीं तो। हाँ, इनफैक्ट वो चीज है, अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो और तुम अपने बाकी टैलेंट्स पे अगर गिव अप कर रहे हो, तो कॉलेज में जाके वो चीज वापस आ जाती है। हमारे कॉलेज का बैंड है और जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीएसएमसी यूज करके, तो उसमें कॉलेज की लड़कियां गाना गाती, प्रॉपर पूरा स्टेज दिया गया है, गिटारिस्ट भी बैच वाले ही होते हैं हमारे, तो कोई अच्छा पियानिस्ट है म्यूजिशियन है तो वो टैलेंट अपना ही कैन पुट फॉरवर्ड। फिर जैसे मेरे जैसे लोग जो एकदम फैशन में है, पर मैंने साल भर के लिए तो फैशन वैशन सब ड्रॉप कर दिया था। फैशन के लिए हमारा पैटर्नेट करके एक इवेंट था जिसमें रैंप वॉक वगैरह किया हमने, वो चीज हो गई। ड्राइंग कॉम्पिटिशन होते रहते हैं व्हेन यू आर इनटू दिस प्रोफेशन ना, तो ड्राइंग तो आता ही है क्योंकि मसल मसल हाँ, निकालनी होती है बॉडी की चीजें, तो वो टैलेंट भी तुम्हारा कहीं नहीं गया। हमारे कॉलेज का स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, मैं लास्ट थ्रोबॉल कबड्डी खेली थी स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में, उसके बाद से मैंने नहीं खेला था। अब जाके कॉलेज में स्पोर्ट दोबारा। फेस्ट में खेला है, और उससे तो बैच की यूनिटी भी बढ़ती है वो चीज से। हम पूरा 2020 आपस में क्लैशेस होंगे पर पूरा फेस्ट के लिए एकदम साथ में आए हैं, टीम बनाई है, टीम स्पिरिट, बहुत सारी चीजें, स्पोर्ट्स है, सब है, सारे आर्ट्स, हर चीज जो तुम्हें चाहिए वो कॉलेज में है। तो थैंक यू रोमा, अपना एक्सपीरियंस बाकी नीट एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करने के लिए। होपफुली उन्हें कुछ पॉइंट्स अपनी नीट जर्नी के लिए मिले होंगे और वो इंस्पायर हुए होंगे, मोटिवेट हुए होंगे। और मतलब मैं चाहती हूँ कि कोई बच्चा ना कभी भी किसी पॉइंट पे ना हार ना माने, वो समझे और इस चीज़ को ना अपने दिमाग में बिठा ले कि हम लोग हैं हमेशा। हम मतलब टीचर्स, मतलब मैं तो हूँ सब बच्चों के साथ हमेशा, हर पॉइंट ऑफ टाइम पर। मैं चाहती हूँ कि बच्चे कभी भी अकेला फील ना करें, है ना। और तुमसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा फाइनली। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी। आई थिंक ये आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है चैनल पे। आई एम सो ग्लैड कि यू थॉट ऑफ मी इवन एक साल बाद, you know I was in your mind. Thank you so much for having me, and I hope जिन्होंने भी ये इंटरव्यू देखा हो it was helpful to you all, and in case आपको और कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो मैम मेरा इंस्टाग्राम लिंक कर देना, कुछ हाँ, होगा तो। अब मैं रोमा, ठीक है, तो अगर किसी भी स्टूडेंट को और कुछ पर्सनली रोमा से जानना हो या कुछ और एक्सपीरियंसेस लेने हो या कुछ गाइडेंस लेनी हो तो रोमा की इंस्टाग्राम आईडी मैं इस वीडियो में नीचे टैग कर दूंगी और आप लोग इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि बस मतलब बच्चों के पास ये आश्वासन रहे कि उनके सीनियर्स और उनके टीचर्स दोनों साथ में, क्योंकि यार साथ में मतलब ये जर्नी बहुत मुश्किल है, किसी भी स्टूडेंट की लाइफ के लिए ये जर्नी बहुत मुश्किल और बहुत इम्पोर्टेंट है। और या नहीं ज़रूरी कि आप इसको अकेले गो थ्रू करो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सब लोग आपके साथ हैं। या इट्स जस्ट दैट अप्रोच, अप्रोच योर टीचर्स, अप्रोच योर सीनियर्स। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े बोलो, बस बोलो, हम लोग हैं या हेल्प करने के लिए, है ना। यस सर, एनी टाइम। चलो, और इनफैक्ट आई वांट पीपल टू गो थ्रू माय इंस्टा, क्योंकि उनको दिखेगा कॉलेज लाइफ लिटरली क्या है। मतलब वो देख के तो लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते कि मेरा नीट वाला फेज ऐसा रहा होगा जो कॉलेज का फन लाइफ दिख रहा है मुझे। एनीवे दैट बी देयर, कोई कुछ भी पूछो। मैंने इनफैक्ट कई लोगों को बोल भी रखा है जो डाउट पूछते, तो मैंने बोला एक मैम है वो इंटरव्यू डालेगी, आई शेयर विद देम। सो इसके अलावा भी और कुछ है तो यू ऑल कैन डीएम मी, आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई। थैंक थैंक यू रोमा। ओके, बाय बाय। यू, बाय।